नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। पूरी रिसर्च टीम भी रहेगी हमारे साथ। वरुण से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, कुशल बताएंगे JLR ने किसके साथ किया अहम करार, आशीष से समझेंगे सरकार का टेस्ला को नया ऑफर क्या है और ग्रीन हाइड्रोजन की खासियत भी। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के कारोबार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा रूस यूक्रेन की खबरों से दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और कारोबार के अंत में निफ्टी 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,305 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 105 अंकों की गिरावट के साथ 57,892 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 425 अंक फिसल कर आज बंद हुआ। FIIs और DIIs की तरफ से कैसे आंकड़े सामने आज आए हैं, जरा वो भी समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में किया 1,242 करोड़ रुपए की बिकवाली, तो वहीं DIIs की तरफ से 901 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। तो दिन भर आज बाजार दबाव में रहा और कब तक ऐसा रहने की आशंका है, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों में आज भारी उतार चढ़ाव वाला सेशन देखने को मिला। रेंज छोटी थी लेकिन खबरों के दम पर और सारी की सारी खबरें रूस और यूक्रेन को लेकर आती दिखी और इसके दम पर बाजार बार बार ऊपर नीचे होते हुए दिखे। निफ्टी जहां दिन भर मजबूती का ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आया, वहीं बैंक निफ्टी दिन भर कमजोरी का ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आया। निफ्टी 17,300 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा तो बैंक निफ्टी लगातार 38,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा। आखिरी एक घंटे में कुछ खराब खबरों के चलते ऊपरी स्थानों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और फाइनली बाजार दबाव के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी 17,300 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा था। क्लोजिंग बेसिस पर बहुत खराब नहीं हुए हम। बैंक निफ्टी में भी 37,500 के थोड़ा सा ऊपर बंद होते हुए नजर आए, लेकिन 38,000 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली जरूर है। दिक्कत आज ब्रॉडर मार्केट में थी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और पूरे मार्केट में। आज इंडेक्स में जो कमजोरी थी वो कम नजर आ रही थी, लेकिन स्टॉक्स की कमजोरी कहीं ज़्यादा थी कल के विपरीत। कल जब सारे स्टॉक्स बड़े मजबूत थे, आज स्टॉक्स में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स भी 2% नीचे थे। रशिया के बाजार 3-3.25% कमज़ोर थे और ढेर सारी खबरें अलग अलग देशों से रशिया और यूक्रेन के तनाव को लेकर आती हुई और इसी की वजह से मजबूत बाजार जो फर्स्ट हाफ में थे मिड सेशन से आखिर में थोड़े कमज़ोर होते हुए दिखे और अच्छी तेजी पकड़ने के बाद बार बार खबरों के दम पर ऊपर नीचे होते हुए दिखे। तो अब भी बाजार को डर पूरा है। अच्छी और बुरी खबरों के बीच में बाजार वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। रेंज दिन की छोटी भले ही दिख रही हो लेकिन कंफर्ट देने वाली नहीं है और ट्रेडर्स इस वक्त थोड़ी सी अपनी पोजीशन हल्की रखने के मूड में साफ नजर आ रहे हैं। बाजार में आज का पूरा एक्शन डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, आज के बाजार में कहां पर सबसे ज्यादा तेजी थी और कहां पर थी नरमी? देखिए, मार्केट में आज दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कामकाज रहा और कारण सबसे बड़ा था ग्लोबल संकेत और खासकर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको लेके जो लगातार बयानबाजी हो रही है उसका इम्पैक्ट दरअसल बाजार में देखने मिला। एक बयान आते से ही मार्केट में गिरावट होती थी और दूसरा बयान आते से ही मार्केट में उछाल भी देखने मिला। इस तरह का माहौल आज पूरे दिन मार्केट में देखा गया और निफ्टी देखिए 200 पॉइंट के रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था पूरे दिन और आखिरकार बंद हुआ 17,300 के आसपास। नो डाउट कुछ हद तक हमारी जो वीकली एक्सपायरी थी उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेतों से ही मार्केट ने लिया है। स्टॉक्स पर के एक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाने का काम किया खासकर आपके बैंकिंग काउंटर्स ने, सीमेंट काउंटर्स ने, कुछ हद तक मेटल काउंटर्स जो थे वहाँ पे प्रेशर देखने मिला। निफ्टी के टॉप लूजर्स देख लीजिए, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक, TCS, UPL जैसे काउंटर्स से जहाँ पे प्रेशर देखा गया। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में गिरावट थी उसमें देखिए इंडिया मार्ट, मुथूट, हिंदुस्तान कॉपर, एस्ट्रल लिमिटेड जैसे काउंटर से जहाँ पे साफ प्रेशर आज देखने मिला। खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में थे। गिरावट हुई हाइकल में, इनके जो तलोजा यूनिट है उस पर महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड ने काम रोकने का आदेश दिया, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर में देखने मिला। लेकिन मवानो शुगर फंड्स की तरफ से बाइंग हुई है, उसके चलते स्टॉक में तेजी थी। अडवाणी होटल, RK दमानी ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। शेफलर इंडिया नतीजे बेहतरीन थे, उसके चलते स्टॉक में आज भरपूर तेजी देखने मिली। इसके अलावा निफ्टी में टॉप गेनर्स अगर आप देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर्स में तेजी थी,
थी और आज ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां जो है वहाँ पे अच्छी खासी तेजी थी। रिलायंस देखिए यहाँ भी 1% से ज़्यादा के गेंस देखने मिले। वहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर से जहाँ पे तेजी थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सोलारा एक्टिव लगातार तेजी में, ये काउंटर आज भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। भारत डायनेमिक्स टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं एवरेडी और कैर जैसे काउंटर भी थे जहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिले। तो स्टॉक्स पर भी एक्शन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने मिला और खासकर रशिया और यूक्रेन की जो खबरें आई उसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आज मार्केट पे किया है। तो बाजार का पूरा हाल हमने समझा। अब हम रुक कर लेते हैं अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, तो रूस और यूक्रेन का टेंशन बाजार पर काफी ज्यादा हावी है। फिलहाल क्या एक्सपेक्ट करें हम बाजार से? आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी आप रखने की सलाह देंगे और पोजिशनल व्यू अगर रखना हो तो कौन सा स्टॉक? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में दोनों साइड व्यूज रशिया यूक्रेन के तरफ से आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मौके काफी अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा संकेत मिल रहा है कि रशिया का जो जिनकी जो कमेंट्री है वो ये है कि वो अभी इमीडिएटली यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे। तो मार्केट्स डेफिनेटली 17,100 17,200 का लेवल तो डेफिनेटली तोड़ेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और अगर होपफुली नॉर्मल सी आती है, यहाँ पे कोई नेगेटिव संकेत आता ही नहीं है, तो मार्केट्स इसको डेफिनेटली एक बड़ा थम्स अप देगा। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि मार्केट में कोई बड़ी बिकवाली अभी आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो जिनके पास भी पोजीशंस है होल्ड करे और वीकली 8 से 10 दिन के लिए अगर किसी को खरीदना है तो हम समझते हैं कि कैपिटल गुड्स में कमिंस एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। करीबन 984 की करंट प्राइस है। यहाँ पे 960 का अगर कोई स्टॉप लॉस रखता है तो करीबन 1050 1060 का एक रिस्क रिवॉर्ड 8 से 10 दिन के लिए मिल सकता है। मीडियम टर्म के लिए अच्छा है, बट डेफिनेटली 8 से 10 दिन के लिए कोई खरीदना चाहे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से मिल सकता है। कमेंट्स में पोजीशनल व्यू रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। फिलहाल दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। टाटा मोटर्स काफी फोकस में है। दरअसल जेपी मॉर्गन ने इस पर लक्ष्य बढ़ाकर 630 रुपए कर दिया है। अब कंपनी में हो क्या रहा है खास और क्यों बढ़ा ब्रोकरेजेस का भरोसा? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। बताइए कुशल। जी, तो टाटा मोटर्स बड़े फोकस में रहेगा आगे चलकर भी, क्योंकि यहाँ पर एक खबर का डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए एनवीडिया के साथ जो JLR जो इनकी सब्सिडियरी है जिसने करार किया है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि ग्राहकों को वाहनों में जो नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है वो आती हुई नजर आएगी और साथ ही AI एनेबल्ड सर्विसेज भी इनके वाहनों में आते हुए दिखेंगे। 2025 से यहाँ पर ये प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा एनवीडिया के प्लेटफॉर्म पर। इनफैक्ट एनवीडिया ने ऑडी, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन, वॉल्वो जैसे कंपनियों के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ली है और इसमें JLR भी शुमार होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट JLR पर कमेंट्री 2025 तक पूरा JLR पोर्टफोलियो भी कंपनी का इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य है। तो इलेक्ट्रिक और ऑटोमेशन ये दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली आगे के फ्यूचर लग्जरी कार स्पेस में या फिर ओवरऑल कार स्पेस की भी अगर आप बात करें तो वहां पर होती हुई नजर आएगी। यही नहीं, आप देखिए जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस है भारतीय बाजार में, वहां पर भी टाटा मोटर्स की पकड़ जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहां पर Q3 में SUV बिक्री में Hyundai मोटर्स को भी ये पछाड़ते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में जो पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का वो 5% से बढ़कर अब 13% हो चुका है और FY23 में यहां पर कंपोनेंट सप्लायर्स को 50,000 यूनिट्स प्रति महीने के हिसाब से सप्लाई करने के लिए रेडी करने को भी कहा है। इनफैक्ट Q3 में जहां पर औसतन करीब 33,000 यूनिट्स पर मंथ हुआ करती थी, अब वो बढ़कर मार्च महीने में 50,000 यूनिट्स पर मंथ होती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली रिकॉर्ड आउटपुट से कंपनी की आय में भी अच्छा इजाफा होगा और ब्रोकरेज रिपोर्ट में जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और 630 रुपए के लक्ष्य जो है ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड मौजूदा भाव से भी टाटा मोटर्स में एक्सपेक्टेड है ब्रोकरेज की तरफ से भी। अब ये खबर ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है, अहम भी है। दरअसल भारत सरकार ने टेस्ला को नया ऑफर दिया है। इस पर और डिटेल के साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी है। कितनी बड़ी खबर है ऑटो सेक्टर के लिए आशीष? देखिए, भारत सरकार ने जो है टेस्ला को ऑफर दिया कि अगर आपको भारत में गाड़ियां बेचनी हैं तो आपको जो इक्विपमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो लोकली सोर्स करने होंगे। करीब 3750 करोड़ यानी $50 करोड़ के जो है ऑटो इक्विपमेंट्स आपको भारत से खरीदने होंगे और ग्रेजुअली हर साल 10 से लेकर 15% जो है आपको इसकी मात्रा में जो है वृद्धि करनी होगी, ज़्यादा कंपोनेंट्स खरीदने होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो भारत सरकार ने सबसे पहले टेस्ला को न्योता दिया था कि वो भारत में पूरी तरीके से जो है अपनी गाड़ियाँ बनाए, लेकिन इलॉन मस्क ने जो है चाइना को चुना। लेकिन इसके बाद
अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने एक और अच्छा ऑफर जो उनके सामने पेश किया है कि कंपोनेंट जो है आप पूरी तरीके से जो है लोकली सोर्स करें, और ना कि सिर्फ सोर्स करें, इसका एक्सपोर्ट भी करें। और वैसे भी अगर आप देखें, क्योंकि करना ही पड़ेगा, कि भारत में 30 लाख से ज़्यादा की जो महंगी गाड़ियाँ हैं, इसके इंपोर्ट पर करीब 100% यानी दुगनी जो है लागत हो जाती है, 100% ड्यूटी है। और ऑटो कंपोनेंट्स भी भारत में अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो करीब 15 से लेकर 30% की ड्यूटी है, तो जो कि वायबल नहीं होता है। तो लेकिन अगर इलॉन मस्क भारत में आते हैं और टेस्ला का उत्पादन होता है तो काफ़ी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज ऐसी है जो आपके रडार पर रहनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो सोना कॉमस्टार, ये जो है कंपनी ऑल्टरनेटर्स यानी मोटर्स जो है वो बनाती है। फीम इंडस्ट्रीज को देखें तो ये कंपनी जो है लाइटिंग सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, तो अनुभव भी है। वैरॉक इंजीनियरिंग, ये जो है डेल्टा क्यू के साथ मिलकर जो है ईवी चार्जर्स बना रहे हैं, तो इनके लिए भी बढ़िया मौका बन सकता है। और एलिकॉन कास्टलॉय, ये भी कंपनी आपके रडार पर लगातार रहनी चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स JLR के लिए जो ईवी बैटरी की हाउसिंग ये बना रहे हैं, तो पूरे वैसे तो देखें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस को फायदा होगा, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड कंपनीज हैं जो आपको अपने रडार पर रखनी चाहिए। आशीष, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान भी हुआ है और सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग जोन भी बनाएगी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है क्या और इससे फायदा किसको होगा? वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब आप मॉलिक्यूल्स को अलग कर देते हो तब जो है आपको हाइड्रोजन मिलता है, और इस प्रक्रिया के लिए अगर आप क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन होता है। और उसके बाद CO2 जो एमिशन, कार्बन एमिशन है, उसके अनुसार जो है यहाँ पर इसे कैटेगराइज किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्लू हाइड्रोजन, जहाँ पर जो है एमिशन को थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाता है, फिर ग्रे हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है जो कि कोल से किया जाता है। तो इसके चलते देखिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाइड्रोजन देखें तो पूरी क्लीन एनर्जी स्पेस में काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आप देखें तो गैसोलीन और फॉसिल फ्यूल से करीब 3 गुना बेहतर है। और साथ में क्योंकि कुछ भी एमिशन नहीं है यहाँ पर, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन ले तो एमिशन नहीं होता, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी है। मिसाल के तौर पर देखें तो फिलहाल जो है प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है, $5 से $6 प्रति किलो के आसपास की है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ये बहुत बड़ा जो है फैक्टर प्ले आउट करता है। लेकिन देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंडर तो मैंने आपको बता दिया, समय कम है, लेकिन स्टॉक्स आपको बता देता हूं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले गेल, यहां पर देखें तो ये नेचुरल गैस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ब्लेंडिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन और नेचुरल गैस की, और साथ में देश का सबसे बड़ा जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी लगाने वाले। इसके अलावा NTPC भी देखें तो अपनी विंध्याचल यूनिट में जो है पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुका है, जहां पर इनकी उत्पादन लागत आ रही है $3 प्रति किलो के आसपास की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। IOC में भी देखें तो मथुरा रिफाइनरी में काम चल रहा है हाइड्रोजन के उत्पादन का। L&T अपना हजीरा कॉम्प्लेक्स में प्लांट लगा रहा है, और साथ में क्योंकि हाइड्रोजन को जब आपको बनाना है तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा करेंगे, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइजर की आवश्यकता होगी, तो वो L&T जो है आगे जाकर मैन्युफैक्चर करने वाला है। देखिए ये तो सरकारी कंपनीज हैं, लेकिन कुछ और कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर लिंडे इंडिया, ग्लोबली इंडस्ट्रियल गैस में इनसे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है, तो बहुत अच्छा अनुभव है कारोबार का। और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, यहाँ पर देखें तो फ्लोरोपॉलीमर्स जो है ये इस्तेमाल करते हैं, जिसका हाइड्रोजन स्टोरेज में काम होता है। तो ये कुछ ब्रॉडर स्टॉक्स है जहाँ पर नजर रखिए। अविनाश जी, तो सबसे ज्यादा बज़ तो एक्चुअली हाइड्रोजन को लेकर ही है, और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पर काफी ज्यादा चर्चा आज हुई है, उसका ऐलान सरकार ने किया है। कहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जैसे आशीष ने कहा, मुझे लग रहा है कि सरकारी कंपनीज में गेल और प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस, इन्होंने काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हाइड्रोजन के लिए ऑलरेडी अनाउंस किए हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी ओपन की है। हो सकता है कि अगले 12 से 18 महीने में कोई कॉन्क्रीट एक्सपेंशन प्लान्स या प्रोजेक्ट प्लान्स ये कंपनीज अनाउंस करे। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे, मुझे लग रहा है कि कंपनीज के चॉइसेस होगी, लेकिन ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमको लग रहा है क्लीन फ्यूल को लेके नॉट ओनली ऑटोमोटिव सेक्टर बट काफी दूसरे सेक्टर्स के लिए भी ये फ्यूल सप्लाई करने की पॉलिसी प्रोवाइड करेगी। तो डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए मैं अभी भी समझता हूँ कि गेल और रिलायंस ये पहले 2 विकल्प होंगे जो ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेंगे। लिंडे इंडिया डेफिनेटली भी बेनिफिट करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे लग रहा है कि रिलायंस को हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने काफी बड़ा अनाउंस किया है। तो मेरे ख्याल से गिने चुने मौके अभी अवेलेबल है। आगे जैसे अपॉर्चुनिटीज आएगी वैसे मार्केट्स इन कंपनीज को डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से रीरेट करेगा। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से।
जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। अब जो सपोर्ट कल रहेगा वो 17,050 17,150 की रेंज में होगा निफ्टी पर। इसके नीचे ही कमजोरी के संकेत आते दिखेंगे और ऊपरी स्तरों पर 17,475 17,575 ये 100 पॉइंट की रेंज रुकावट का काम करेगी आपके लिए कल। इस डाउ फ्यूचर्स का डाउ का ट्रेड और इसके अलावा सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स ये तो हम देखेंगे। देखते हैं आज के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड के आंकड़े किस तरह के रहते हैं, वो भी बाजार का डायरेक्शन तय करेंगे। बैंक निफ्टी के मुकाबले में कमज़ोर था। अब जो बैंक निफ्टी के लिए कल अगला सपोर्ट है, अगर 37,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो अगला सपोर्ट आपके 36,800 से 37,000 की रेंज में आता है। ये 200 पॉइंट की रेंज जो 500 पॉइंट नीचे वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा और ऊपरी स्तरों पर 38,000 38,200 वो रेंज है जहाँ पर तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है दोनों तरफ और उसी के लिहाज से बनानी है आपको स्ट्रेटेजी भी। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया है हमारे साथ। सुमित, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जाए? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, कल के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में एक पहला ऑप्शन है तेजी की तरफ का, जिसमें कॉल लेने का होगा, और दूसरा स्टॉक का ऑप्शन है जिसके अंदर पुट लेना होगा। तो पहले वाले की बात करते हैं। पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। आज की वॉलिटिलिटी में टाटा कंज्यूमर ने तेजी का मूव दिखाया, तो स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत लगता है। इसके लिए टाटा कंज्यूमर का 720 का कॉल 12 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 7 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट बनेंगे 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक के। जो मंदी के साइड का स्ट्रेटेजी है वो है आईजीएल। आईजीएल का चार्ट स्ट्रक्चर एकदम वीक है, कंटिन्यूसली इसमें दबाव ही देखने को मिला है। इसके लिए 380 का पुट 7 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 4 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में इसके टारगेट बनेंगे 11 रुपए से लेके 14 रुपए तक के। तो आईजीएल का पुट खरीद सकते हैं, जिसके अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए। धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। तो ये रही सुमित बगड़िया की कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए, कौन सा स्टॉक? स्वाति, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए हमारे पास एक कैपिटल गुड्स की कंपनी है जो क्रेन्स रेंट पे सप्लाई करती है। कंपनी का नाम है संघवी मूवर्स। कंपनी ने अभी तीसरे तिमाही में बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए। करीबन 80 करोड़ का कामकाजी सेल्स, उसके ऊपर 36 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, जो पिछले दिसंबर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पहले 9 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी जो पिछले साल का रेवेन्यू था 225-26 करोड़ वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। और हमारा मानना है कि करंट ईयर में, दैट इज FY22 में, कंपनी करीबन 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। बट सबसे बड़ी बात, कंपनी बहुत अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन 50% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम करती है। इंडिया में सबसे बड़ी क्रेन रेंटल कंपनी है, करीबन 75% का मार्केट शेयर है। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट मुझे दिखने को मिली, वो पिछले 4 साल में कंपनी ने करीबन 400 करोड़ का कर्जा कंपनी से रिपे किया है। 2018-19 में 550 करोड़ हुआ करता था, अभी करीबन 160 करोड़ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो एनालिस्ट देखते हैं, कंपनी का फ्री कैश फ्लो हर साल 100 करोड़ के ऊपर है। तो हमको लग रहा है कि इस कंपनी को प्योरली अर्निंग्स पे नहीं बट फ्री कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू करनी चाहिए। तो हमको लग रहा है कि करीबन अगर 6 महीना या 12 महीने का व्यू कोई लेता है तो कैपिटल गुड्स का थीम तो स्ट्रांग है ही। यहाँ पे वैल्यूएशंस आपके कंफर्ट में है और करीबन 290-300 का टारगेट प्राइस आपको जरूर मिलेगा। तो ये एक अच्छा वैल्यू पिक आपके लिए साबित हो सकता है। संघवी मूवर्स में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, जिससे पहले हम आपको धन्यवाद कहें क्योंकि कल है हफ्ते का आखिरी दिन और पूरा हफ्ता हमने देखा बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। कल आपको कैसा लगता है बाजार कैसे खुलेंगे या पूरा दारोमदार रहेगा ग्लोबल क्यूज पर ही? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी रशिया यूक्रेन की जिस प्रकार की खबरें आ रही है, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स भी डेफिनेटली ऐसे खबरें को इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अभी मुझे तो लग रहा है कि कल बाजार थोड़े से पॉजिटिवली ओपन होने चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी अगर ग्लोबल क्यू से मिलेगी तो मार्केट्स को डेफिनेटली दिलासा मिलेगा। और ओपनिंग मेरे ख्याल से थोड़ी सी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिव्स थे वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि वॉर होगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से कल पॉजिटिव रुझान से ही मार्केट खुलने चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे जैसे न्यूज फ्लो आएगा और कंफर्मेशन आएगा, मार्केट्स में डेफिनेटली ऐसे डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिलेगा। जी बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।